बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज के दिन की प्रोग्राम की खुशी कुछ अलहदा से होती है, वो इसलिए कि कोई वीकेंड होता है। अब जिन लोगों का वीकेंड होता है, पूरा हफ्ता आप दफ्तर में जाके काम करते हैं और पता होता है कल छुट्टी है, तो जल्दी जल्दी दिल करता है अपने काम निपटाएं और घर जाएं और छुट्टी को अच्छी तरह से एंजॉय करें। अच्छे से अपना वीकेंड प्लान करिएगा। घर वालों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप अपनों के पास रहते हैं उतना ही प्यार और मोहब्बत बढ़ती है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ भी है अपने रिश्तों को संभाल के रखना, मोहब्बतें बांटना, मुस्कुराहटें बांटना। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह आज की अच्छी बात से करते हैं। वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का ज़िक्र किया करो और कलमा भी पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मैं उस आदमी की भी शफ़ाअत करूँगा जिसने एक मरतबा भी कलमा पढ़ा होगा। इसलिए अपना वक्त ज़ाया ना किया करो। दफ्तर जाते हुए, आते हुए, मुलाज़मत पे जाते हुए, आते हुए, वज़ू हो या न हो, हमें कलमा पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के हम भी मुस्तहिक़ बन जाए। अल्लाह मुझे भी आपको भी चलते फिरते कलमा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। ये थी आज की अच्छी बात। आज की खबरें कौन सी हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली खबर सर्विसेज अस्पताल से, जहां पर मुफ्त अद्वियात की फराहमी बंद कर दी गई है। सर्जरी के धागे, IV सेट, ड्रिप भी बाहर से मंगवाए जाने लगे हैं। लाहौर गैर कानूनी तामीरात का गढ़ बन गया, धड़ाधड़ हाउसिंग स्कीमें बनने लगी। नौजवानों के लिए अच्छी खबर, सरकारी महकमों में भर्तियों पर पाबंदी खत्म। शहर में सुई गैस की बदतरीन किल्लत, महकमा चोरी रोक सका ना, बदलते मौसम का कुछ असर हुआ। ये आज की खबरें हैं और इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। कैसर खोकर साहब, अली रामी ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है अली रामी? अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल से खबर है। आई डोंट नो, शायद मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक ये सिलसिला बहुत अरसे से बंद है। सर्जरी के धागे, IV सेट, ड्रिप भी बाहर से मंगवाए जाने लगे हैं। खोखर साहब, ये अभी हुआ है कि पहले से ही ये बंद पहले से ही बंद है। और यहाँ तो लाहौर शहर में तो चलो एक सर्विस अस्पताल में था और सिटी फाटू ने इस पॉइंट आउट कर दिया, लेकिन पूरे पंजाब के अस्पतालों में ये हालत है कि वहाँ मुफ्त अद्वियात बंद हुई है और लोग बड़े परेशान हैं इस वाले से। ख़ास तौर पर जो DHQ अस्पताल, THQ अस्पताल जो है, वहाँ जो मुफ्त अद्वियात लोगों को मिलती थी वो बंद हुई है। और हुकूमत के पास, महकमा हेल्थ के पास बजट नहीं है। जो बजट है वो मेगा प्रोजेक्ट जो CM के हैं या CM के जो वो ये हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड पर इस्तेमाल शुरू हो गए हैं और इस वाले से सारा बजट हेल्थ कार्ड की तरफ जा रहा है। और जो तरक्याती मंसूबे थे, मसलन अरफा सवाल तो ये ना अली रामे, अगर हेल्थ कार्ड की तरफ बजट जा रहा है और तवज्जो इनकी सारी उसके ऊपर है। अब ये देखने के ये बात हकीकत है कि मेरा अपना एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट था और हमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से लाना पड़ती थी। हमने पूछा भी, यार ये कम से कम चीज़ें तो हॉस्पिटल्स के अंदर आपको मिलनी चाहिए। वो कह रहे जी हमें बजट नहीं मिलता। अब बजट की बात करें, अभी पहले आपने देखा होगा कि अनस्पेंड का बजट जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा, जो अब सिर्फ एडमिन बिल्डिंग्स के ऊपर यूज़ करने के हवाले से इन्होंने प्लान जो है वो बनाया। लेकिन ये गवर्नमेंट का तो ये तो एक बुनियादी ज़रूरत है, ये तो फ्राहम करनी है इन्होंने, लेकिन ये लोग नहीं दे रहे। अब इनकी तवज्जो क्योंकि हेल्थ कार्ड के ऊपर है। हेल्थ कार्ड आए, हेल्थ कार्ड पे इलाज करवाएं और हेल्थ कार्ड पे भी आपको मेडिसिन तो नहीं मिल सकेगी। बिल्कुल ऐसे जो चीज़ें वहाँ पे मेन ज़रूरी है, यही रियासत की जिम्मेदारी भी यही है कि आम शहरी आए और वहाँ अच्छा, फिर मुझे समझ नहीं आती कि कंपैरिजन करना पड़ता है आपको पिछली गवर्नमेंट से। बड़े स्मूथली चीज़ें चल रही थी, चोर भी कहा जा रहा था पिछली हुकूमत को। इस हुकूमत का मसला आना पता क्या है,
इंतजामी तौर पर ये गवर्नमेंट जो है वो नाकाम रही है। इंतहाई फेलियर का पंजाब शिकार में है, बिल्कुल। देखा जाए ना तो इंतजामी तौर पर वो चीज़ें सामने नजर नहीं आई हैं जो हमें शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में नजर आती थी। एग्जैक्टली। और वो सुबह 8 बजे मीटिंग कॉल कर लेते, यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब 10 बजे आवाने वज़ीर आला सर पंजाब दौड़े में लगी आते होती हैं। थी, मुझे आज भी दौड़े याद लगी है वो होती थी। जब डेंगू का सीजन था 6 बजे किस तरह से बारिश अगर हो जाती थी, सुबह सुबह हम देखते थे और ये फील्ड्स तो में। अपने इनके हलकों में, गवर्नमेंट के अपने हलकों में और ऑफिस जो दफातर हैं सरकारी, वहाँ पर मुलाजिम कहते हैं, अफसर कहते हैं कि यार जो इंतजामी मामला वज़ीर आला पंजाब जो साबिक थे वो चलाते थे, वो इस दौर में वो इस तरह की चीज़ें नहीं है। एक डर होता था, एक खौफ था उनका, वो खौफ इस वक्त नहीं है। बिल्कुल। उन्हें पता ठीक है यार इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग ही करनी है ना, उठा के तो कहीं फेंक देंगे, अदरवाइज तो इस तरह से काम तो नहीं चलेंगे। आप ये देखें कि हेल्थ के ऊपर जो हर बंदा जो आपके इलाज के लिए, और लाहौर का बड़ा अच्छा, हॉस्पिटल, सेहत कार्ड अगर आप उसके ओवरऑल सारे फीचर्स जो हमने डिटेल में पढ़े, बड़ा अट्रैक्शन लगती है कि मैं वही कह रही हूँ ना, बड़ी अट्रैक्शन लगती है कि भाई आपकी गवर्नमेंट इतना अच्छा कर रही है, पीछे तो सब कुछ है, वो तो एक अलग कहानी है। अब इस सेहत कार्ड की आड़ में गरीब बेचारा जो कि इलाज के लिए जा रहा है, उसको अस्पताल जाके ये पता चल रहा है कि उसको हर चीज़ खुद खरीदनी है, क्या फ़ायदा है इस तरह की चीज़ों का? देखिए हेल्थ कार्ड की भी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं और कुछ हिस्से इसकी चीज़ें जिसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं कि जनाब इन पे इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज जो है वो धड़ाधड़ आप देखा आपने किस तरह से जारी, ठीक है लोगों का इलाज वहाँ पे होना भी चाहिए। सीमल ने, और मैंने एक स्टोरी भी की इसके ऊपर, सीमल ने तो पूरा प्रोग्राम किया, ऑडियो कॉल्स हमने किए, उनको फ़ोन कॉल्स किए कि जनाब आप ठीक है आप इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये एक पैनल में एक ये भी इलाज है जो कि गायनी का है कि आप लोग कर रहे हैं तो वो लोग नहीं कर रहे उसके ऊपर। और मेडिसिन का तो जो बंदा एडमिट होगा उसको तो है ना मेडिसिन मिल जाएगी, बिल्कुल। जो एडमिट नहीं होगा उसको मेडिसिन नहीं मिलेगी। और सरकारी अस्पताल में तो मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर वो तो बंदा बाहर जाएगा, फिर हेल्थ कार्ड कहाँ पे गया, फिर कहाँ गया 400 रुपए का सरकारी बजट अस्पताल में। एक तो आप इंडोर की बात कर रहे हैं ना, इंडोर की जो ओपीडी की बात करते हैं, इमरजेंसी में भी ये सूरत हाल है कि जो मुफ्त अद्वियात है, इमरजेंसी में दवाइयाँ जो बड़ी नहीं मिल रही लोगों को, खासतौर पर छोटी छोटी सिरिंजें जो है, सिरिंजें तक जो है ना फ्री जो मिलती थी वो भी नहीं मिलती, और इमरजेंसी के हालात बड़े बुरे हालात हैं। हालांकि इमरजेंसी में जो आता है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में हमेशा, जब शहबाज शरीफ का दौर भी था, इमरजेंसी फ्री इलाज, इमरजेंसी का मतलब ही है फ्री इलाज, लेकिन इमरजेंसी में भी फ्री इलाज नहीं मेरा लोगों को, और कहा जाता है कि बाहर से जाकर दवाइयां लेकर आए और बाहर से दवाइयां कि ये सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं है, आपके जनरल हॉस्पिटल के भी यही कहानी है, जनरल हॉस्पिटल में भी, जनरल हॉस्पिटल में बिल्कुल आपने, जनरल अस्पताल का तो मैं खुद गवाह हूँ, हमारा पेशेंट था वहाँ पे भी एक, तो ये सेट लेने के लिए उन्होंने कहा जी आप चले जाए, मैंने कहा जी कहाँ से मिलेगा, कहते जी बाहर से मिल जाएगा, मैं कहा अंदर से क्यों नहीं मिलेगा, कहते हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सिंपल जी बजट नहीं मिला हमें। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो 350 अरब रुपए का बजट अस्पतालों के ऊपर खर्च करें और 400 अरब रुपए का और जो अस्पताल बने हैं शहर के नंबर पुराने बड़े अस्पताल हैं, उनकी स्टोरी ये है, और यहाँ हुकूमत प्लान कर रही है नए हॉस्पिटल्स बनाने के, नए हॉस्पिटल्स के लिए बजट कहाँ से आएगा? सवाल जो नया अस्पताल बना रहे थे अरफा क्रीम टावर के पास, उसका बजट नहीं मिल सका, वो अगले साल पर मुलतवी कर दिया गया है, उसकी सिर्फ इमरजेंसी तमीर हो रही है, और ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, और अस्पताल जो है ना वो बनाने के लिए पैसे नहीं है, सिर्फ 7 अरब गवर्नमेंट ने मांगा, उसमें से सिर्फ 2 अरब रुपया मिला है, बाकी अस्पताल जो है कहते हैं अब फिलहाल पैसे नहीं है, अगले साल बनाएंगे, लेकिन इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर को इस साल बना लेते हैं, वो उसका भी ये हाल है, नए अस्पतालों का भी अगर आप बात करें तो ये हालात है। वो 2 अरब फोकस अब इसलिए मिला है क्योंकि वो लैंड एक्विजिशन है, और लैंड एक्विजिशन के लिए वो 2 अरब रुपए का बजट एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के ऊपर खर्च करना है उन्होंने, बिल्कुल, क्योंकि ये लैंड एलडीए से खरीदी, एलडीए के पास बजट कम है, और एलडीए ने गवर्नमेंट से रुजू किया कि जनाब हमें बजट दिया जाए, तो इन्होंने प्लान ये बनाया कि हमने हुकूमत ने एलडीए को 2 अरब रुपए देने, स्पेशल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने जो अरफा क्रीम टावर के हक़ में जो वहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है, लैंड एक्विजिशन की 114 कनाल की, तो उस पर उन्होंने कहा ठीक है आपको 2 अरब रुपए का बजट देते हैं, ये आपने पीएलए अकाउंट में रख के इसको आप एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पे खर्च करें, तो लिहाजा ये प्रोजेक्ट डिले होगा, डिले होने से इसकी कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ने से फिर खजाने पर बोझ तो बढ़ेगा, खजाने पे बोझ बढ़ेगा, और आगे भी खजाने पर बोझ ही है हर तरह से, और वो बोझ अल्टीमेटली असरअंदाज हो रहा है हमारी आपकी जेबों पर मिलकर। अच्छा जी, सवाल ये पैदा होता है कि मैंने जनरल हॉस्पिटल का भी विजिट किया, सर्विसेज का भी किया, जिना का भी, म्यू हॉस्पिटल का भी, बहुत बड़ी तादाद अली दूसरे शहरों से आती है लोगों की यहाँ इलाज कराने के लिए, आके पता चलता है उनको ना तो यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं, अक्सर ऐसा होता है, और अगर डॉक्टर हैं तो मरीजों के साथ बदतमीजी करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा, आपके पास रश जब आज बताया जाता है ना कि इतने पेशेंट्स हैं, मरीजों को देख देख के डॉक्टर्स भी तंग आ गए हैं, फिर अब मुझे नहीं समझ आती कि आपने सब्जाजार में नया हॉस्पिटल बनाया, आपने समनाबाद में नया हॉस्पिटल, आप वहाँ चले जाएं, हॉस्पिटल खाली पड़े हैं, डॉक्टर्स का नामो निशान नहीं है, अद्वियात तो दूर की बात है,
ये अस्पताल बनाए गए थे इसलिए कि इलाके के लोग वहाँ जाएं, मुस्तफीद हों, और बड़े हॉस्पिटल जो है वहाँ पर रश जो है वो कम हो। कुछ भी नहीं हो रहा। छोटे हॉस्पिटल के पास हमेशा से यही जवाब होता है कि यार आपका पेशेंट ठीक नहीं, इसको आप बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। वो वहाँ पे अपनी जो ना वो निकल जाता है इस चीज़ से। कभी मेरे पास तो यहाँ पे इस तरह की सहूलत नहीं है, आप किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में ले जाएं, वहाँ पे जाके अपना इलाज करें। और वहाँ पे जाते हैं उनके पास जवाब कि देखें जी हमारे पास रश बहुत है, हमारे पास बेड कम है, हमारे पास स्टाफ कम है, हमारे पास डॉक्टर कम है। तो इंतज़ामी के ऊपर आती है कि भाई इंतज़ामी बहरान है आपके पास। बिल्कुल, आप लुक आफ्टर नहीं कर रहे चीज़ों को। आप मियाँ शहबाज शरीफ की तरह अस्पतालों का रात को रुख नहीं करते, आप चेक नहीं करते वहाँ पे कि जनाब वहाँ पे इलाज के लिए क्या सहूलियात मैसर हैं, क्या नहीं, वहाँ पे बेड अवेलेबल है या नहीं है। अगर बेड अवेलेबल हैं तो वहाँ पर क्या मेडिसिन अवेलेबल हैं, अगर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो आप यही चेक कर लें कि कम से कम जो सहूलियात आपने कौम से वादा किया, आवाम से वादा किया, क्या कम से कम उनको मिल रही है वहाँ पे। बिल्कुल। वो फिर नहीं मिलती चीज़ें तो वो फिर लोग डॉक्टरों से खैर लड़ते ये हैं। वो हकीकत है जो हम दिखाएं तो बुरा मान लिया जाता है, और फिर हमें बुरा भला भी कहा जाता है, और फिर जी ये कहा जाता है कि हम नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट करते हैं। लेकिन बारहा कैमरा लेके जाके माइक आगे करके लोगों से पूछा तो लोग इस मामलात पर दुहाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी होती है। सेहत सहूलियात हो, तालीम हो, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं जो कि रियासत की जिम्मेदारी होती है। और फिर वादे भी यही करके जो है वो खान साहब आए थे, लेकिन कोई वादा ऐसा नहीं जो कि वफा हो। हमने ब्रेक के बाद आके अगली खबर डिस्कस करनी है। गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं शहर लाहौर में, जो हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगली खबर हमारे पास है जी। धड़ाधड़ हाउसिंग स्कीमें बनने लगी हैं और शहर गैर कानूनी तामीरात का गढ़ बन गया। हाउसिंग स्कीमें बन जाती हैं, उसके मुतासरीन भी हमारे सामने, लेकिन जो हाउसिंग स्कीमें बन जाती हैं वहाँ पर मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं कि वो लोग जो कि बेचारे अपने घर बना चुके होते हैं या प्लॉट खरीद चुके होते हैं, वो भी परेशान होकर रह जाते हैं। ये हाउसिंग स्कीमें सिर्फ रात ही रात में नहीं बनती, पूरी प्लानिंग होती है, इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं। अली, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक आपका ग्रीन एरिया बचाने का भी विजन था कि आपने अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको अपने महफूज करना है, वहाँ पे सोसाइटीज़ को नहीं बनने देना। और गवर्नमेंट ने बाकायदा इस पर एक नया जो है वो एक्ट भी लेकर आए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन सवाल ये है कि ना गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें बन क्यों जाती हैं, इनका वजूद क्यों आता है? पहले ये LDA के ऑफिसर्स के साथ मिलकर वहाँ पे मिली भगत से अपनी स्कीमें बनाते हैं। स्कीमें बनाने के बाद सर, एक घर का नक्शा किसी ने पास कराना होता है ना, तो वहाँ पर 10 दफ़ा आपको जाना पड़ता है, और फिर वो जो विजिट करने के लिए टीमें आती हैं वो आके किसी को इतना तंग करती हैं। हमारा अपना एक्सपीरियंस ये रहा, जब हमने घर बनाया, बार बार आपकी टीम आ रही है, आपने ये चीज़ क्या कर दिया, आपने ये चीज़ क्या कर दी है, फाइन किए जाते हैं, इस तरह लोगों को तंग किया जाता है। और ये स्कीमें जब बनती हैं किसी को खबर भी नहीं होती। खबर जी अदारे को बिल्कुल पता होता है। ये एक अगर कोई इंडिविजुअल जो काम करता है तो उसको तो अदारे तंग करते हैं, लेकिन जो सोसाइटियां बनती हैं उनको अदारे खामोशी इख्तियार करते हैं। अब LDA है या बल्दिया लाहौर है या महकमा बल्दियात है, इनकी ये ड्यूटी है कि नजायज़ तजावज़ात को रोकें, नजायज़ जो तामीरात होती है, गैर कानूनी तामीरात रोकें। अब देखें रहायशी इलाकों में जो प्लाजे बन जाते हैं गैर कानूनी तौर पर, रहायशी इलाकों में जिनकी इजाज़त भी नहीं होती, ना मंजूरी होती है, लेकिन इस पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जो मैन पावर इतनी बैठी है, वो खामोशी से जाती है, जाकर पैसे लेकर वापस आ जाती है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये बहुत बड़ा स्कैम है, और ये सिर्फ एक नीचे बैठने वाला ऑफिसर जो सिर्फ वो शामिल नहीं होता, पूरी हायरार्की शामिल, पूरी हायरार्की। बिल्कुल यार, मैं एक सोसाइटी बना रहा हूँ, मैं क्यों बना रहा हूँ? मेरे पास क्या अप्रूवल है, क्या मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि मैं ऐसी किसी जगह पे जाकर मैं अपनी सोसाइटी बना दूँ? क्या मुझे कोई रोकने वाला नहीं है? हाँ, अगर कोई रोकने वाला है तो फिर वो जब सोसाइटी का काम हो जाता है तो फिर वो इश्तिहार देते हैं अखबार के अंदर कि जनाब ये सोसाइटी गैर कानूनी है। अब वो गैर कानूनी सोसाइटी वाला फिर जाके LDA के दफ्तर जाता है कि सर मेरी ये सोसाइटी जो है इसको अप्रूव कर दें आप। वहाँ पे पैसे अलग चलेंगे। जो आम बंदे ने जगह खरीद ली है वो तो बेचारा पिस गया ना। बिल्कुल ऐसे उसके ऊपर तो अमाउंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जनाब हमारी ये ज़मीन है, इसका ये इशू है, इसके ऊपर आप मजीद एक्स्ट्रा पैसे दे दें। तो सवाल ये कि आप बनने क्यों देते हैं ये चीज़? बिल्कुल ऐसे ही है। आपने एक विजन आपने क्रिएट किया था कि लाहौर के जो ग्रीन एरियाज आपने उसको सेव करना है, बचाना है, फिर क्यों नहीं बचा रहे आप? बिल्कुल। और इसी वजह से इनके ऊपर ऑडिट पैरा बनते हैं कि LDA के लोग जो है वो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को क्यों नहीं रोक पाते। अच्छा, मुझे लगता है जो माहौल एक बन चुका हुआ है ना, जो LDA में ऑफिसर या कोई बंदा काम करना भी चाह रहा होता है ना राइट ट्रैक पर,
उसको टिकने नहीं रहने दिया जाता होगा, या वो बेचारा खुद ही निकल जाता होगा। अब देखिए है ना, ऐसा ये है, दुरनियाब ने बिल्कुल जो खबर दिया है कि 18 शहर में जो रहायशी स्कीमें हैं वो गैर कानूनी करार दी गई हैं, लेकिन क्या वहां पर जो प्लाटों की खरीदो फरोख्त है वो बंद की गई है? बिल्कुल नहीं बंद की गई। लोग धड़ाधड़ प्लाट खरीद रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाद में पता क्या होना है, वो सेटिंग के खिलाफ कार्रवाई होनी है, फिर वो पैसा डूब जाना है, पैसा। और आज भी मुतासरीन जो थे वो साहब अदालत के बाहर मुजाहरा कर रहे थे ईडन हाउसिंग सोसाइटी के, तो इस तरह वो फिर सोसाइटियों के जो नुमाइंदे हैं मुतासरीन है वो मुजाहरे करते हैं, फिर बाद में इस तरह की सूरत होती है। तो इसलिए LDA जो है या बल्दिया लाहौर है, इसको शुरू में कहते हैं निप द इविल इन द बड, बुराई को शुरू दिन से खत्म कर देना चाहिए। इसके लिए शुरू दिन से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इसकी नौबत ही ना आए। और आपके चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने यही कहा था कि पंजाब की गुड गवर्नेंस, पंजाब में बहुत गुड गवर्नेंस जो है वो बेहतर नहीं है, और साथ ही जो करप्शन का बाजार है वो बहुत गर्म हो चुका है। क्या उसने कोई कंट्रोल किया खोकर साहब? जी बिल्कुल, करप्शन तो रोक ही नहीं रह सकती। करप्शन तो इतनी है कि असल में पैसे ना दे तो काम नहीं होता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो अब रहा है। ये सरकारी मुलाजिम जो है ये अगर करप्शन ना करें तो ये एक यानी कि ये रह नहीं सकते करप्शन के बगैर। और इदारे खासतौर पर बल्दिया जो LDA है ये करप्शन का घर बन चुके हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन कहां पर गया? वो मेरिट की बातें, वो जो करप्शन का इल्जाम पिछली हुकूमत का एक दावा था उनका, वो कहां गया? बिल्कुल 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 कई सरकारी मुलाजिम होना ये है कि वो सरकार से भी तनख्वाह लेते हैं और करप्शन भी करते हैं। वो नौकरी इसलिए करते हैं ताकि करप्शन करें, उनका रेट बढ़ाने के लिए। खबर को वाइंड अप करने, अली मुझे बताइएगा, ये माफिया है और इस बहुत बड़ा माफिया है, ये बहुत बड़ा माफिया, और इस माफिया के पीछे सिर्फ एक क्लर्क नहीं बैठा हुआ या एक किसी ऑफिस में बैठा हुआ ऑफिसर। अच्छा, ये माफिया किसी से ढका छुपा भी नहीं है, बड़ा माफिया है, सभी लोगों को पता है, फिर सभी लोग इस माफिया को सपोर्ट भी कर रहे हैं ना। कौन सा माफिया है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, कार्रवाई नहीं, क्योंकि अगर करेंगे तो उनका अपना बिजनेस जो है वो तबाह हो जाएगा। बिल्कुल, ये समझने के आम आदमी को एक समझना चाहिए कि ये जो चीज़ें इस तरह की गैर कानूनी बनती है, समझते खुद क्रिएट की जाती है। बिल्कुल सही। और इसके पीछे बहुत सारी रीजंस होती हैं, खुद क्रिएट करके वहाँ के रेट भाव बढ़ा दिए जाते हैं, फिर वहाँ पे आम आदमी जो है जिसने वहाँ पे प्लाट खरीदा होगा पिसेगा वो। और आप यकीन मानिए आजकल जो सोशल मीडिया पर मीम्स चल रही हैं ना, कीमतें बढ़ा ली पहले फिर उनमें कमी कर दी, मुझे तो लोगों के दिमाग पे, मैं कहती हूँ मतलब कहाँ कहाँ से लोग चीजें निकाल के कैसे कैसे रिलेट करके इस सिचुएशन के साथ भेज रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। हमने अगली खबर भी डिस्कस करनी है, फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अच्छी खबर फाइनली नौजवानों के लिए ये है कि सरकारी महकमों में भर्तियों पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। जी खोखर साहब। जी बिल्कुल, सरकारी महकमे जो है उनमें पंजाब हुकूमत ने तमाम महकमों को हुक्म दिया है कि वो सरकारी महकमे जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक की है वो भर्ती करें। और इस वाले से सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये फैसला हुआ था और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये हुक्म दिया था कि भर्ती करें, लेकिन 1 से ग्रेड 4 तक की जो भर्ती है वो फिलहाल CM सेक्रेटरी ने होल्ड कर दी है, जबकि ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 15 तक की भर्ती के लिए जो है वो कहा है कि तमाम महकमों को अखबारों में इश्तिहार दें, इश्तिहार देकर मंजूरी लें और मंजूरी लेकर जो भर्ती करें। और तो मुख्तलिफ महकमों ने इस हवाले से कबीना को सबरी भी रिसाल कर रखी है, जहाँ कबीना धड़ाधड़ जो है ना इजाज़त दे रही है, महकमों को बैन लिफ्ट कर रही है और धड़ाधड़ बंदियों के भर्तियों की इजाज़त दे रही है, जिस पर महकमों ने प्रोसेस शुरू करने का हुक्म दिया गया और मुख्तलिफ महकमों ने शुरू भी कर रखा है प्रोसेस। कुछ ने इश्तिहार दे दिया है और कुछ दे रहे हैं इश्तिहार। ये एक अच्छा काम है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ये बहुत अच्छा काम है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी भी खाली सामियाँ हैं, खास तौर पर फेडरल गवर्नमेंट में खाली सामियाँ, बलूचिस्तान की जो खाली सामियाँ में पड़ी हुई है, बलूचिस्तान के लोगों को 10 लाख खाली सामियाँ इस वक्त तो फेडरल गवर्नमेंट में पड़ी हुई है, फौज में, FC में या फेडरल जो अदारे हैं या सुई गैस है, वहाँ बलूचिस्तान के तमाम नौजवानों को नौकरियां मिले तो बलूचिस्तान का मसला ही हल हो जाएगा। साहब अली, काम कैसे चलते? काम कॉम्प्रोमाइज नहीं होता? काम कॉम्प्रोमाइज होता है, क्यों नहीं होता, लेकिन ये पोस्टें भी वो हैं जो ज़्यादातर क्लर्क्स की होती हैं या नीचे वाला तबका होता है, उन लोगों की पोस्टें होती हैं। तो बाकी तो गवर्नमेंट काम चलाती है कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों पे भर्ती करके। अब ये जो पोस्टें हैं ये ज़्यादातर पोस्टें होती हैं रेगुलर पोस्टों पे भर्ती करना गवर्नमेंट के लिए, अब गवर्नमेंट समिति के लिए हमारे लिए अजाब है, क्योंकि रेगुलर पोस्टों के ऊपर इनको पेंशन देनी पड़ती है जब ये लोग रिटायर होते हैं। और पेंशन वाला इशू बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पेंशन का बजट दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। हमारा भी पंजाब का बजट जो है वो पेंशन के ऊपर वो 300 अरब से तजावुज़ कर चुका है, और गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसको कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के लिए ये फिर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लोगों को भर्ती करते हैं, उनको सैलरी अच्छी दे देते, और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर उनको रेगुलर करना भी है
तो उनके लिए एक पॉलिसी होगी, पीपीएससी के थ्रू उनको रेगुलर किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जल्द अज जल्द रेगुलर नहीं करती, क्योंकि रेगुलर करेगी तो उनको पेंशन देनी पड़ेगी। बिल्कुल आपने सही और कहा। इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती करेंगे, 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन और अच्छी सैलरी दे देंगे, और फिर वही होगा जो बाद में लोग सड़कों पर निकलते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा, बिल्कुल आपने ऐसे। मुस्तकिल करें जी। लेकिन खोकर साहब, आपने एक चीज़ कही कि ग्रेड 1 से लेकर 4 तक भर्तियाँ क्यों रोकी हुई हैं, आपने उसकी हाँ, वजह नहीं वो बताई। आपने जी कहा बिल्कुल, होल्ड उस पर सीएम सेक्रेटरी ने कुछ रिजर्वेशन लगाई थी कि ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक के बहुत सारी असल में वो ये था कि जो ग्रेड 1 से तक की आपस की बात है, मैं आपको बता दूं कि पंजाब असल गवर्नमेंट चीज़ तो ये कि है। वो एमपीए को कोटा देना चाहती है। अच्छा, वो कोटा दे दिया गया है तो खोकर साहब, एमपीए को और कोटा पैसे देना चाहती लेकर है, भर्तियाँ हो रही हैं। और इस वाले से मुख्तलिफ शिकायतें गवर्नमेंट को मिल रही थी, जैसे अली रामे ने सही पॉइंट आउट किया कि पैसे लेकर भर्तियों की भी शिकायतें हो यानी रही थी, यहाँ नवाजा जिसकी जाता है, वजह- पसंदगी की बुनियाद पर। बिल्कुल, जिसकी वजह से मैंने खुद गए थे, उन्होंने कहा MPM कि हमारे डेरों पे लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें जॉब्स दें, आप हमें दें। नौकरियां दें। इन्होंने जिसकी कहा कि वजह से- ठीक है, हम ग्रेड 1 से 4 तक का दर्जा चारम की जितनी भी पोस्ट हैं वो आपके हवाले कर देते हैं। हर एमएनए एमपीए का एक कोटा मुख्तस कर दिया। अब होगा क्या आगे, जो पैसे लेकर आ जाएगा ना वो अपनी पोस्ट ले लेगा, और इसी वजह से मुख्तलिफ इजला में इनके पास ये शिकायत और वैसे पहुंची। भी इलेक्शन के करीब वैसे भी ये चीज उनकी चीज़ें फेवर होती में हैं, चली बलदियाती जाएगी। इलेक्शन होने वाला है, उसके बाद बाई इलेक्शन आपके होने वाले हैं और जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस पे आके गवर्नमेंट जो है, इनको शिकायत ये मिली कि मुख्तलिफ जो एम पी एम एन है वो 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए में वो ये पोस्टें जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। तो इस पर अदारे भी मुतहर्रिक हुए, खासतौर पर स्कूल एजुकेशन में तो 1 से 4 तक की असामियाँ बहुत ज़्यादा खाली हैं, और कम से कम मेरे 20 से 15-20 हज़ार से ये असामियाँ होगी। 33,000 सामियां 33,000 स्कूल एजुकेशन सामियां। असामियां खाली हैं, जिस पर महकमा स्कूल एजुकेशन नहीं, मैं दर्जा चार की भर्ती को सब बात कर और रहा उन्होंने था। अखबारों में इश्तिहारात भी दिए हुए हैं महकमा स्कूल एजुकेशन ने, और स्कूल एजुकेशन भर्ती करना चाहता है, लेकिन उसके लिए एमपीएमएनए को कोटा इसको मिल गया कहते हैं मेरिट की धज्जियां उड़ाना। जी बिल्कुल, मेरिट की बजाय एमपीएमएनए को कोटा दिया जा रहा है। हालांकि इमरान खान जो है उन्होंने कहा था कि मैं मेरिट पर सब काम करूंगा, और मेरिट, लेकिन जो शहबाज शरीफ दौर की इन्होंने कहा था कि वहां पर एमपीए को नवाजा जाता है, लेकिन अब इमरान खान की गवर्नमेंट में भी एमपीएमएनए को नवाजा जा रहा है और उनको सीटें दी जा रही हैं, भर्ती करने के लिए कोटा दिया जा रहा है कि आप अपने बंदे ले आए, उनकी लिस्टों पर जो है वो भर्तियां हो रही हैं, जो कि मैं कहता हूँ सीरियन जो है नौजवानों के साथ नाइंसाफी है। भर्ती सिर्फ जॉब जो है वो मेरिट पर होनी चाहिए, मेरिट के अलावा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो BA पास FA पास भी जो चपरासी की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ ये सूरत हाल तो इतनी अंदाजा बेरोजगारी करें हुई कि है। किस कदर लोग परेशान हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सबसे बड़ा मसला शहर में गैस की किल्लत है। मौसम अच्छा खासा तब्दील हो गया है, लेकिन बावजूद इसके, और परसों शायद सिप्रा साहब ने शो में कहा भी था कि जी आगे रमज़ान तक मुश्किल सूरत हाल रहेगी, गैस बहुत ज़्यादा कम आएगी। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। महकमा बिजली चोरी नहीं रोक सकता, महकमा गैस चोरी नहीं रोक सकता, लेकिन महकमे क्या करते हैं कि लोगों की जेबों से पैसे निकलवा सकते हैं, भारी भरकम बिल बेच सकते हैं। महकमा चोरी नहीं रोक सका, बदलते मौसम का भी नहीं असर हो रहा, शहर में सुई गैस की बदतरीन किल्लत है। खोकर साहब, आपके इलाके में आ रही है गैस? जी बिल्कुल नहीं आ रही गैस। मैं ये बताता चलूँ कि सिटी फट्टू हमेशा लोगों के मसाइल को उजागर करता है, और सिटी फट्टू ने हमेशा लोगों के मसाइल को हाईलाइट किया है। आए रोज़ जो है ना आप देखें कि लोग हंडिया लेकर जो है ना बाज़ारों में ख़वातीन जो है ना मज़ारा कर रही होती है कि गैस नहीं आ रही। कभी कोई लोग जाकर सुई गैस के दफ्तर के बाहर मज़ारा कर रहे होते हैं, सिटी फट्टू अपने TV पर लाइव दिखा रहा होता है। और अभी देखें कि अभी रमज़ान आया नहीं है, और पहले जो गैस की जो है ना गैर कानूनी जो है लोड शेडिंग जो है ना गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है। और सब चोरी हो रही है गैस। चोरी तो हो रही है, चोरी तो चलो महकमे ने रोकना होता है ना, महकमे की जिम्मेदारी होती है, लेकिन लोगों को मिले तो सही, लोगों को तो मिल ही नहीं रही। आप देखें अक्सर आधा लाहौर शहर जो है जहां पर गैस आ नहीं रही, लोग कहते हैं हमारे घरों में चूल्हे नहीं चलते, फिर लोग जो है ना वो एक आला होता है जो गैस खींचता है वो लगा लेते हैं, कंप्रेसर, उस पर भी पकड़ धकड़ होकर मीटर बंद कर देते हैं, मीटर उतार कर ले जाते हैं, और कंप्रेसर अगर लगाए तो लोग जाए तो कहाँ जाए। आप लोगों को गैस दें, लोगों को गैस भी नहीं मिलती, लोगों को पेट्रोल का मसला है। अली, हमेशा कहा जाता है घरेलू सारिफिन अव्वलीन तरजीह हैं, तो घरेलू सारिफिन के साथ ये सलूक किया जा रहा है, अव्वलीन तरजीह क्या है? देखिए, जब आप इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं तो फिर इंडस्ट्री से आपकी जो एक इकोनॉमिक है उसको कहते हैं डाउन होती है, संभाला लेती है आपकी इकोनॉमी। वो कि उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि आप इंडस्ट्री को सबसे पहले अव्वलीन तरजीह पे रखें, और उनको आप गैस दें, और सार्फिन जो घरेलू सार्फिन है, क्योंकि उनका गुजारा तो सिलेंडर पे भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि फिर वो इंतज़ामी मामलात के ऊपर कि क्या आप ये वादा करके गए थे अवाम के साथ कि आपने घरेलू सार्फिन को गैस नहीं देनी। अब नसीम सादिक के दौर में हमारे जब वो पास डीसी वक्त थे, बहुत कम है, मुझे टाइम कहा जा रहा है वादा आपने याद करा दिया। वादे तो बहुत सारे किए थे, और इन्हीं वादों की आड़ में लोगों ने ना बस
क्या कर दिया। खैर नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हेडलाइंस आप जानिएगा, फिर हम शो में हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सेगमेंट्स शामिल करने वाले हैं और मेरे पास हैं जी डिफरेंट मोबाइल रेट्स, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप प्लान करें मोबाइल खरीदने का, जो कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है, हर मोबाइल इतना महंगा है, लोग परेशान हो जाते हैं। वीवो के हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं और जी सबसे पहला आज जो मॉडल है हमारे पास वीवो Y51 मोबाइल है। इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ जी, 32,999 रुपये। मतलब प्राइस दिखाने के लिए इधर आ रही है प्राइस, मुझे कहा जा रहा है इधर उधर हो जाए, तो वो मैं बता भी रही हूँ आयशा, थोड़ा बताने में भी लोगों को समझ आ जाती है। इसके बाद जी वीवो Y30 मोबाइल है 29,999 रुपये। वीवो Y15s मोबाइल है 22,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल है वीवो Y12s मोबाइल, और अगर आप ये खरीदना चाह रहे हैं 22,499 रुपये में आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। ये तो थे जी मोबाइल्स के रेट, मोबाइल के भाव। आज सब्जियों की कीमतें क्या हैं जान लेते हैं आज के भाव में। सब्जियों की कीमतें क्या हैं, मार्केट में किस कीमत पर सब्जियां अवेलेबल हैं, रुमेल असगर की तरफ जाएंगे जो कि हमें बताएंगे। जी ओवर टू यू रुमेल। की अगर बात करें तो मुतादिद सब्जियों की कीमतों में आज कमी देखने में आई है। जिस तरह के आलू की कीमत जो गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो 40 से 50 रुपए किलो के दरमियान रही है, आज आलू जो है वो 30 रुपए किलो में दस्तयाब है। इसी तरह प्याज जो है वो भी 40 रुपए से कम होकर 30 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो टमाटर है वो भी 120 रुपए से कम होकर आज 100 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है। दीगर सब्जियों की अगर बात करें तो भिंडी की कीमत जो है वो 160 रुपए फी किलो है। शिमला मिर्च जो है वो 140 रुपए फी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो नई सब्जी मार्केट में है कचनार, वो बहुत महंगी फ़रोख्त हो रही है। उसकी कीमत 500 रुपए से 600 रुपए किलो के दरमियान जो है वो मार्केट में है। दीगर सब्जियों में जो मूली, गाजर, शलजम, गोभी, बंद गोभी वगैरह हैं, इनकी कीमतें 40 से 50 रुपए किलो के दरमियान फी किलो में जो है वो फ़रोख्त हो रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि जो रेट लिस्ट हमें शाया की जाती है, इस पर जो सब्जियों की कीमतें हैं वो गलत शाया की जाती हैं। उन पर उनका जो शिकवा था वो ये था कि जो सब्जी रेट लिस्ट पर शाया की जाती है उस पर हमें मंडी में उतनी कीमत में सब्जी नहीं मिलती, तो उस पर हम दुकानदार किस तरह मार्केट में इस पर फ़रोख्त करें, जबकि जो मंडी में रेट लिस्ट शाया करने वाली जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो इस लिस्ट पर अमल दरामद कराने में बिल्कुल नाकाम है और उनकी जानिब से ये सिर्फ एक जो खानापुरी है जो कि की जाती है, जबकि इस रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाना और इसके जो रेटों का तयन है वो भी ठीक तरह से नहीं किया जाता। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत आवाम को सब्जी की कीमतों समेत जो दीगर अशिया खुर्दनोश हैं उनमें जो है वो फौरी रिलीफ फराहम करे, क्योंकि महंगाई के इस दौर में जो है उनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो काफ़ी मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। ये तो सही आपने कहा जी, लोग यही शिकायतें कर रहे हैं। खैर मीट रेट्स बता देते हैं, वीकेंड है, आप लोगों ने अगर खरीदारी करनी है गोश्त की, ज़ैनत शॉप के रेट मेरे पास हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ से बीफ पर केजी खरीद सकेंगे 600 रुपये में, और बीफ इंस आपको मिलेगा यहाँ से 785 रुपये किलो में। इसके बाद मटन आपको मिलेगा 1590 रुपये किलो में, और मटन मिंस आपको मिलेगा 1695 रुपये किलो में। चिकन के रेट क्या है? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक मार्केट में अवेलेबल है 261 रुपये में, और इसका बना हुआ गोश्त 378 रुपये में अवेलेबल है, यानी 378 रुपये किलो में आप खरीद सकते हैं। और ये इजाफा जो है आगे माह रमज़ान तक 400 रुपये से भी कहा जा रहा है तजावुज़ कर जाएंगी कीमतें। इसके बाद जी हमारे पास हैं एग रेट्स। एग रेट्स क्या हैं? रिटेल प्राइस के मुताबिक आप खरीदारी कर सकते हैं अंडों की 132 रुपये दर्जन में, और इसके बाद अगर आप जाएंगे होलसेल पर 2 रुपये की बचत के साथ 130 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप जा रहे हैं गोरमे पे, तो गोरमे के रेट क्या हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ जी। 131 रुपीज़ में आप गोरमे से अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। तो ये थी हमारे पास रेट लिस्ट। शॉपिंग का अगर आपका प्लान है वीकेंड पे, तो आपने कहाँ कहाँ जाके शॉपिंग करनी है, किन किन ब्रांड्स पे ऑफ है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ बचत बाजार में। कौन कौन से ब्रांड्स हैं जहां पर ऑफ लगी है? पहला ब्रांड वॉकिज है, जहां पर आप जाएंगे अप टू 30% ऑफ। नकूश ब्रांड है अप टू 40% ऑफ।
इंडियोर पे अगर आप जाएंगे फ्लैट 30% ऑफ। एंड देन ब्रेकआउट फ्लैट 50% ऑफ। तो नाज़रीन, ये तो थी जी हमारे पास ब्रांड्स, आप शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद हमने अगले सेगमेंट की तरफ चलना है, आपको बताना है माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। डिफरेंट करेंसी रेट्स क्या हैं लिस्ट की है। जी, तो हमने अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से शो में ज्वाइन करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था और आपको बताया अच्छा जी वीकेंड है तो वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान करें। तो प्लानिंग जहां वीकेंड की कह रही हैं वहां पर आपको मैंने कहा था फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, तो शहर लाहौर में जश्न बहारा फेस्टिवल सजा, आप वहां पर जा सकते हैं। क्या ज़बरदस्त मेला सजा जी, स्टॉल्स लगाए गए हैं खाने पीने के भी, और चारों सूबों की सकाफत को जो है वो ज़बरदस्त अंदाज में पेश किया जा रहा है। तो अपनी फैमिली के हमरा आप जा सकते हैं लाहौर जिलानी पार्क में। और जश्न बहारा फेस्टिवल कैसा है ज़रूर जाइएगा, हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। इस जश्न बहारा तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो हो के आई हूँ जश्न बहारा फेस्टिवल से। हाँ जी। लेकिन आप यहाँ कैसे आ गई हैं? हाय मैं क्या इतने 4 चंद ते लाए है, तुसी पंजवा मैला दा। और बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, आज आपके शो की रिकॉर्डिंग के दौरान आप इधर आ गई हैं, मतलब आप बाहर बहुत धक्के खा ले सी, मैं क्या आज इन्होंने स्टूडियो भी देख लिया अब्बा। चलिए जी, अबीरा हमारे साथ अब आई हैं तो हम इनको शो में बिठाते हैं। जश्न बहारा फेस्टिवल की भी हमने बात करनी है, तो कुछ अबीरा से इनके शो की भी बातें करते हैं। आज हैं अबीरा आप मेरे साथ, और सामने सोफे पे अबीरा को हम बिठा के जश्न बहारा फेस्टिवल की बात करेंगे। अबीरा तो कह रही हैं जी वहाँ से होकर आए हैं, आप लोगों ने भी होकर आना है। बहुत ही प्यारी लग रही हैं अबीरा, हमेशा से अपने शो में बहुत प्यारी लगती हैं। लेकिन ये प्यारी प्यारी बातें जो करती हैं, मुस्कुराती हैं, लोगों में मुस्कुराहटें बिखेरती हैं, कैसे कर लेती हैं, इस पर बात करते। पहले जश्न बहारा फेस्टिवल की तरफ चलते हैं। हमारे रिपोर्टर फहद वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा समा है, क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि वो लोग जिनको अभी हम स्क्रीन पे दिखाएंगे कि ये फेस्टिवल है, आप जा सकते हैं, उनको पता चले जी, चीज़ें देख के अपनी फैमिली के हमरा उन्होंने जाने। जी फहद बताइएगा। जिलानी पार्क में जश्न बहारा की मुनासबत से नुमाइश का अहतमाम किया गया, जहाँ पर मुख्तलिफ जो सकाफ़तें हैं उनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, खाने पीने के, ज्वेलरी के और शॉपिंग के यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। फैमिलीज़ यहाँ पर विजिट कर रही हैं, आ रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताएँ, आप यहाँ पर आई हैं, आप जश्न बहारा में आपने शिरकत की है, आप किस किस स्टॉल का विजिट किया और कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत ज़बरदस्त है ये, और ख़ास तौर पे ये जो यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं पाकिस्तानी सकाफ़त के, वी गॉट टू मीट द आर्टिजन्स जिन्होंने ये खुद बनाए हैं, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। और फॉरेनर्स इतने आए हुए हैं, और खाने पीने के तो ज़बरदस्त स्टॉल्स हैं, बहुत अच्छा इमेज है पाकिस्तान का। आई होप कि इसको हम थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर हम इसको थोड़ा सा एडवर्टाइज़ करें, और इसका हमें नहीं पता, हमें गुजरते हुए बोर्ड नज़र आए। सो आई थिंक इट शुड बी एडवर्टाइज मोर, और आई कॉन्ग्रेचुलेट जो हमारी गवर्नमेंट जिन्होंने ये किया है, और हमारे इमरान खान साहब और ये जो पंजाब गवर्नमेंट की जिन्होंने मिल के ये किया, बिकॉज इतना ज़्यादा हमने किसी पहले नहीं देखा कहीं पे। हम पहले भी आते रहे फ्लावर शो में, मगर जो इन्होंने डिफरेंट जो चीज़ें पकड़ी हैं, लाइक कपड़ा, ज्वेलरी, जो पाकिस्तान की चीज़ें जिनको कहीं पे रिकग्निशन नहीं मिलती, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे किया गया है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। यहाँ पर 2 बच्चियाँ मौजूद हैं, उन्होंने कुछ सकाफती कपड़े पहन रखे हैं, उनसे जान लेते हैं। अच्छा बेटा मुझे बताएं, आपने यहाँ पर विजिट किया, आपको ये कपड़े किसने लेके दिए और आपको कैसा लग रहा है? इधर हमें बहुत मज़ा आ रहा है, ये कपड़े हमारी खाला ने हमें लेके दिए हैं। और आपने क्या खाया यहाँ पर स्टॉल से? चीज़ें खाई थी। चीज़ें खाई थी, आपको मज़ा आ रहा है? जी जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। यहाँ पर शहरी अपनी फैमिलीज़ के हमरा आए हैं और यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और जो है खैरात तहसीन पेश कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, इस तरह के जो जश्न बहारा के हवाले से यहाँ पर तकरीब का एहतमाम किया गया है। चलें जी, जश्न बहारा फेस्टिवल है ये, मौसम भी बड़ा अच्छा है, आप अपनी फैमिली के हमरा जा सकते हैं। तो हम अबीरा को अपने शो में वेलकम कहेंगे और इनसे पूछ लेते हैं कि ये भी बाहर जाती हैं, लाहौरियों से मुलाकात करती हैं, तो ये जिंदा दिलाने लाहौर का
जो जिंदा दिली है ये इनको कैसी लगती है? क्या हाल चाल है अबीरा आपके? मैं वधिया, तुसी सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अब दो जब होस्ट एंकर बैठ जाते हैं ना तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। मुझे लगता है कि ये सबसे मुश्किल काम होता है। आप मेरे से सवालात करेंगी, मैं आपसे सवालात करूंगी, लेकिन आज आप गेस्ट आएंगे, आपने याद रखना है। हाँ, मैं घट करांगी सवाल। अच्छा मुझे ये बताएं, फेस्टिवल से आप होकर आई, कैसा है? बहुत वधिया, बहुत सारे लोग आए, सोनिया कुड़ियां आईयां, मैं तो गोलगप्पे खाधे, मैनू वधिया लगे, रौनक लगी हुई है चंगी। हाँ जी, तो आप जा सकते हैं। अबीरा जैसे कह रही है कि बहुत अच्छी रौनक लगी है। अबीरा ये स्टाइल बड़ा डिफरेंट है आपका, मैंने आज तक किसी टीवी होस्ट का ये स्टाइल नहीं देखा था। मतलब मैंने एक दिन आपका शो टीवी पे देखा और मैंने कहा कि जी बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है ये जिसका भी है, इतना डिफरेंट स्टाइल। कैसे आप ये स्टाइल अपना लिया कि आपका अपना ही ये स्टाइल है? मेरा अपना ही स्टाइल है, लेकिन मैनू मैं उर्दू च पहले स्टार्ट किया प्रोग्राम, तो मैनू फिर किसी ने क्या वड्डी दुनिया उन्होंने कहा अबीरा तू पंजाबी बोल, तेरी पंजाबी वधिया, हालांकि मैनू भी नहीं पता कि मेरी वधिया। फिर मैं बोलनी शुरू की, लोगों को पसंद आ गई, फिर मैं कहा चलो। कैसा फीडबैक आता है लाहौरियों का? लाहौरियां दा बहुत ज़्यादा, मतलब बाहर जावा बहुत ज़्यादा फैंस, मैनू नहीं सी आइडिया। हूँ जांदियां ते सेल्फियां शुरू हो जांदियां, रश लग जाता वा, बड़ी मुश्किल ना मेरी टीम खिंच के गड्डी वाल लियांदी कि बस खत्म हो गया। अच्छा, मतलब कभी किसी ने तनकीद भी की है कि ये स्टाइल कैसा है? कुछ बहुत घट लोग, अच्छा बहुत घट लोग है जिन्हों की ड्यूटी लगी है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करनी। कई लोग कह देंगे आ कि पता नहीं अनएजुकेटेड आ, पंजाबी बोलती, किसी पिंड दी होनी है पंजाबी बोलती, लेकिन नहीं, पंजाबी भी तो अपनी जुबान है ना पंजाब दी, तो उन्हें भी प्रमोट करना चाहिए। सारे देखो जिन्नियां भी एंकर उर्दू विच कर दियां, तो मैं पंजाबी शुरू कर। सही बात है, हर किसी का एक अपना स्टाइल होता है और आपको मुनफरिद किसी से नजर आना है तो वो जो आपका अपना स्टाइल है मेरे ख्याल से वही आपको मुनफरिद बना सकता है। अबीरा के शो के कुछ क्लिप्स आपको दिखाते हैं, मुझे तो बहुत मजे के लगते हैं, पहले वो दिखाते हैं फिर उस पर बात करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ थे? मैं सिक्योरिटी गार्ड। की दी हिफाजत करते हो? अंदर जानवर हैं तेरे बाहर बच्चे जानवर ने रीलिंग क्रॉस करके अंदर ना चले जी, खुद ना जान। हीरा काम कर ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ गटर साफ कर लेंदे आ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਫ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਚ ਮੂੰਹ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਅਕਸਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੜੇ ਸੁੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਹੈਗਾ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਛਿੱਤਰ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੱਖਿਆ ਹਲਕੋ ਕੇ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਵੱਜਦਾ ਚੰਗਾ ਵਾ ਨਾ? ਛੋਟਾ ਸਾ ਵੱਜਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बस तैयार हो जाओ। माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਛਿੜਿਆ ਘਰ, ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਬੜੇ ਨਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ? ਕੋਇਟਾ। ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹੋਏਗਾ? ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇਖਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਫਿਰਾਉਣ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ? मैं फैमिली के साथ। फैमिली ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰਨਾ ਵਾ? नहीं भूखे तो नहीं मार रहे, सब ले रहे हैं अपनी अपनी चीजें। अपनी अपनी चीजें ले रहे हैं, हौसला नहीं पै रहा। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਨਹੀਂ? बिल्कुल हम शेख ही हैं। ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਖ ਇੰਜ ਦਿੰਦੇ ਆ? नहीं सारे नहीं होते, बस कुछ कुछ होते हैं जिनके पास वो शेखों से पैसे। अच्छा, मैंने ये पूछना है अबीरा इतनी बातें कर कैसे लेती हैं? मतलब टाइम पे कोई वो जुगत जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी कैसे जेल में आ जाती है। अबीरा आप एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अबीरा अपने स्टाइल में ब्रेक लेंगी। जी अबीरा। गड्डी दी लैनी है या ट्रक दी? नहीं, अभी शो की ब्रेक लेनी है। अच्छा जी, शो दी ब्रेक। ਹੁਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਦਬਣਾ, ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम सिटी 42 की मेज़बान अबीरा। तो अबीरा मेज़बानी करती हैं, आज हमारी मेहमान बनी है। अबीरा, मुझे ये बताइएगा, बाहर जाके शो करना बड़ा मुश्किल होता है, मुझे आउटडोर शो हमेशा बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आपका शो जिस नौइयत का है, लोगों से मज़े मज़े की आप बातें करती हैं, ये बातें आप कैसे कर लेती हैं? अभी मैंने आपके शो के क्लिप्स देखे हैं, ऐसे चुटकियों में आपके पास कोई ना कोई नई बात आ जाती, कैसे? एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा, क्या फैमिली में भी इसी तरह से आप चुलबुली सा अंदाज है, हंसी मजाक सबके साथ? मूड ते भी आ, कदी कदी मैं इन्नी थकी होंदी मैं गल भी नहीं करती घर जाके। अच्छा। लेकिन जो मूड ठीक होए
तो फिर सारा नाल इंज। अच्छा, कुछ शो तो मैंने आपके देखे हैं ऐसे कि जो आप बातें करती हैं उससे डबल ट्रिपल बातें आगे से आपको भी करने वाले लोग मिल जाते हैं। इंज है, दिमाग एक्टिव रखना पैंदा, कभी भी कितों भी गल आ सकती है। हाजिर दिमाग रहना पैंदा कि जवाब देना अगे मुश्किल हुंदा, इन्ना ईजी नहीं हुंदा। अक्सर कई लोग तो इंज दियां गल्लां कर दिंदे कि उसी चलाते नहीं है, लेकिन वो फिर उन्होंने तसल्ली करनी पैंदी है। मैं फिर तसल्ली कर दी, मैं कहती खड़ जा, रुक जा जरा, तसल्ली करके भेजा। मैं हमेशा ये कहती फैमिलीज देखदियां साडा शो ते इहो जिहियां गल्लां करो कि तुहाडी फैमिली भी वेख सके। लेकिन की कह सकते, मकसद ये है जी कि इतने सारे जहाँ पे टॉक शोज होते हैं, संजीदा किस्म के प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर लोग जो है ना वो फैमिली के साथ इकट्ठे बैठे हंसे मुस्कुराएं, इस तरह के शो लेके आना मकसद होता है। टॉपिक कौन डिसाइड करता है? टॉपिक कॉमन सेंस क्वेश्चन होंदे आ। मेरी प्रोड्यूसर आ ना जेड़ी थके दे सवाल कढ लेंदी, लेकिन ओरे विच भी थोड़ा अबीरा सुन रही है हुण मेरे पुछेगी, लेकिन गल्ला विचों गल कढना या उन्हां दी लाइफ दे बारे च पुछना, एम की या उन्हां दा पुछना की बनना चाहते हैं की नहीं, वो फिर सारियां चीज़ां आप ही। अच्छा, लाहौरियों की जिंदा दिली कैसी लगती है? हम लाहौरी तो अपनी जिंदा दिली के हवाले से मशहूर हैं, तो कैसा लोगों का फीडबैक, जज्बा कैसा लगता है? नहीं, कई लोरिये जेडे वाकई लगते, कई तो आंटियां जड़ियां होंदियां ना, मतलब एज ज्यादा लेकिन वो भी बड़ा जिंदा दिल होंदियां, तैयार श्यार होके गाने भी आके सानू सुनाते, ते अच्छा लगता देख के कि जी रहे हैं लोग खुशी दे नाल। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको कोई टीवी शो करना है? कोई इंस्पिरेशन था, किसी को देखती थी, कोई आपको पसंद था कि आप कहती थी मैंने इस तरह का कोई शो करना है, ये बनना है? हाँ जी, मैं देखती सी शो, जिस तरह कि बहुत वड्डा नाम सज्जाद जानी साहब, उन्होंने दे शो वेखदी सी, फिर शौक चढ़िया। दरअसल उन्होंने ही मैनू कहा सी पंजाबी च कर, ते फिर स्टार्ट किया, ते मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों का। सही। अच्छा, लोगों का रिस्पॉन्स मुझे बताएं, आप बार बार कह रही हैं बहुत अच्छा मिला। ये जो जुगते हम मारती हैं, कोई बुरा तो नहीं मना लेता कि ये क्या कह दिया हमें? मैं ज़्यादा कुड़ियाँ गुस्सा कर दी। अच्छा, हुण जरा मैं घट गई हाँ, कुड़ियां नूं इन्नियां जुगतां नहीं मारदी, लेकिन वो पहले ही असीं दस दिंदे हुंदे ना, उन्होंने पता वा कि अबीरा दे अगे खलोना वा, जुगतां खानियां पैणियां। वही बंदा आंदा इंटरव्यू देन जिन्हें जुगतां खानियां। हाँ, दूर से लोग देख लेते होंगे और आ जाते होंगे। अच्छा, कभी किसी ने ये कहा कि मैं आपका बड़ा फैन हूँ और मेरे साथ सेल्फी बनाए, वो मोमेंट कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा, ईवन कि चलो पाकिस्तान दे समझ आंदा वा, लेकिन कई लोग कहते अमेरिका तो आए हैं, किसी कंट्री तो दुबई तो आए हैं, मतलब फैन आ तुहाडे असीं उत्थे। मैं क्या अंग्रेज़ां नाल रह के भी पंजाबी सुनदे हो तुसीं? मतलब खुशी महसूस होती बहुत ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल। आपको अच्छा लगता है कि जी आपको लोग देखते हैं और आपको पसंद करते हैं। लाहौरियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आज आप स्टूडियो में मौजूद हैं और वो लोग जो कि बाहर आपके साथ आपके शो में होते हैं, आपको बाहर मिलते हैं, और कुछ मैसेज उनको स्टूडियो से देना चाहेंगे? मैं तुहानू यही कहना चाहती हाँ, मैनू तुसीं बहुत अजीज आ, लेकिन एक एक बंदा सैल्फियां ना लिया करो, मैं थक जाती हाँ। तो दूसरी गल ये कि खुशी नाल जियो जिस तरह जी रहे हैं, वाकई जिंदा दिलाना लाहौरीए, तो इंजॉय करते हैं भैया लाइफ नूं, ते इंज ही करते रहो, हसदे वसदे रहो। हमेशा मैं कहती हाँ, नीयत दिल साफ रख के फेक कारोबार निकलिया करो। ये बहुत अच्छा मैसेज है। मेरे ख्याल से ये अगर आप कर लेंगे तो फिर आप भी खुश रह सकेंगे, आपके साथ मुंसलिक लोग जो हैं वो भी खुश रह सकेंगे। बाकी अबीरा खुशियाँ बिखेरती रहती हैं, आपको हंसाती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। तो जी आप बाहर जब मिलें अबीरा के साथ, जो अबीरा ने कहा है कि ज़्यादा सेल्फियाँ ना लें, वो वाकई जी बड़ा मुश्किल होता है। शो रिकॉर्ड करना, एक पूरा उसके पीछे आपको तैयारी करनी पड़ती है, ऑफिस से निकलना पड़ता है, तो सम टाइम ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। थैंक यू सो मच अबीरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुड लक, इसी तरह से मुस्कुराहटे बिखेरती रहे और लाहौरियों को जुगते लगाती रहे। बहुत शुक्रिया, तुसीं भी बर्दाश्त किया। नहीं, आज आप मुझे थोड़ी सी डिफरेंट अबीरा नजर आई हैं, लुक में भी और बातों में भी। वो बाहर वाली अबीरा मुझे जो है ना आज आप सही कह, तो सोनी लगन नहीं है, बहुत प्यारी लग रही है। मैंने तो शो के आगाज में ही कहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद शो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आम के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। जी हमारे साथ एक सिंगर मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गाते हैं, तो हमने कहा क्यों ना आपकी भी मुलाकात करवाएं। रुमेल वकास ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें अपने शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा, गाना गाना एक बहुत मुश्किल काम है, तो कैसे आपने डिसाइड किया और कब सोचा कि आपने गाना गाना है?
गाना मुझे शौक तो मतलब बचपन से था, ठीक है। अभी इस फील्ड में आया मुझे तकरीबन 8 साल हो गए। अच्छा। बेसिकली मैं सरगोदा के साथ, हमारा सिटी है कोट मोमिन, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और लाहौर में मुझे 8 साल हो गए। साथ साथ अभी क्लासेस भी ले रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मेरे ऑफिशियल सॉन्ग भी हैं, साथ इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं। बचपन से शौक था मौसीकी? बचपन से। इंस्पिरेशन कौन था, किसको सुनते थे? आतिफ असलम को ज़्यादा सुनते थे। अच्छा, यानी आतिफ असलम जो हैं वो आपके फेवरेट सिंगर हैं। आतिफ असलम का कोई गाने सुना देते? आतिफ असलम, हाँ, खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है। मुझे ये बताएं कुछ फ्यूचर प्लान्स आगे आपके क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं आगे? फ्यूचर प्लान्स तो देखिए कि हमेशा इंसान को कुछ बड़ा सोचना चाहिए, ठीक है। बस मेरी विश यही है कि मैं अपने आप को और इससे ज़्यादा ग्रो करूं और अपने आप को आगे लेके जाऊं और प्लेबैक सिंगिंग में मेरे मूवीज़ में सॉन्ग आए, OST में सॉन्ग आए। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। गुड लक। आप जिस तरह से आपकी माशाल्लाह से खूबसूरत आवाज़ है, इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो क्यों नहीं, वक्त वो दूर नहीं लग रहा हमें, वक्त हमारे पास भी कम है अब।